नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अम्बेडकर जयंती भव्य के साथ मनाए, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल का आग्रह। कर्नाटक में बीजेपी की पहली 189 लिस्ट में 52 नए चेहरे। कांग्रेस बीजेपी को वन नेशन वन मिल्क का नारा नहीं लगाने देगी, जयराम रमेश ने कहा। भाजपा ने मधुगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आईएमए घोटाले के आरोपियों की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की खूब तारीफ की, कहा दोनों हाथ में लड्डू, जाने और क्या क्या बोले। तेलंगाना में बीआरएस के बैठक परिसर में लगी भीषण आग, 1 की मौत 3 घायल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य में आम विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू है और इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा और 14 अप्रैल को डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 152वीं जयंती कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाने की बात बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा है। वे बुधवार को बीदर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की जयंती पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ महात्मा, संत, दार्शनिक चले हैं और उनमें से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। उन्होंने कहा कि वह एक महान नेता हैं जिन्होंने संविधान लिखकर समानता का उपदेश दिया और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। इसलिए आचार संहिता के ढांचे में आइए अम्बेडकर की जयंती मनाएं, जैसे पिछली बार मनाई गई थी। इसके लिए समाज के सभी सदस्यों और जनता को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 14 अप्रैल जयंती दिवस पर पुलिस सुरक्षा चौक चौबंद रहेगी। जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रात 10 बजे तक जुलूस खत्म करना होगा। कोई भी कानून का उल्लंघन न करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद एवं पुलिस विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कई दिनों तक गहन विचार विमर्श के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 2 दिन पहले मंगलवार देर रात कर्नाटक के लिए 52 नए चेहरों के साथ 189 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की। दूसरी सूची 1-2 दिन में आने की उम्मीद है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिए लड़ाई को कठिन बनाने के लिए भाजपा ने राजस्व मंत्री आर अशोक को, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ कनकपुरा और आवास मंत्री वी सोमन्ना को वरुणा में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैदान में उतारा, जिसे कांग्रेस सुरक्षित सीट मानती है। अशोक बेंगलुरु में अपनी पद्मनाभनगर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि सोमन्ना चामराजनगर से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली में पहली सूची जारी करते हुए कहा, पिछले चुनाव में सिद्धरामैया बहुत कम अंतर से बादामी में बी श्रीरामुलु के खिलाफ जीते थे और इस बार हम उन्हें हराने के लिए 100% सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हावेरी जिले में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र शिगांव से फिर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र शिकारीपुरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व पार्टी के लिंगायत मजबूत व्यक्ति ने लगभग 4 दशकों तक किया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव, जिन्होंने हाल ही में भाजपा में शामिल होने के लिए आपको छोड़ दिया था, कांग्रेस के जमीर अहमद खान को लेने के लिए बेंगलुरु के चामराजपेट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल कुमार तुमकुर के कोराटागेरे में पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर का मुकाबला करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी पर काबू पाने के लिए पार्टी 52 नए चेहरों को मैदान में उतार रही है, जबकि 2019 में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने में मदद करने वाले टर्नकोट सहित अधिकांश दिग्गजों को बरकरार
रखा है। बीजेपी ने यूपी और गुजरात चुनाव में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। पार्टी जो राज्य सरकार की आरक्षण नीति में सुधार पर भी निर्भर है, 30 अनुसूचित जनजाति एसटी से 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 32 को मैदान में उतार रही है। बीजेपी जब बाकी सेगमेंट के लिए नाम जारी करेगी तो संख्या बढ़ सकती है। सिंह और प्रधान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के 25,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद सूची तैयार की गई है। विपक्षी पार्टी ने बुधवार को केंद्र पर अमूल और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ब्रांड नंदिनी के बीच जबरन सहयोग की मांग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा समय नहीं आने देगी जब भाजपा वन नेशन वन मिल्क का नारा लगा सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे राज्यों में डेयरी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए एक बेशर्म कदम करार देते हुए कहा कि पार्टी किसानों के नियंत्रण को उनके नियंत्रण से हटाकर सहकारी समितियों के नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के भाजपा के प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव महज 1 महीने दूर है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है और आशंका जताई गई है कि केएमएफ के 21,000 करोड़ रुपए के ब्रांड नंदिनी का आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल में विलय हो सकता है। बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। रमेश ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी ऐसा समय नहीं आने देगी जब भाजपा वन नेशन वन मिल्क का नारा लगाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में अपने चुनाव अभियान और देश भर में राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस लोगों को इन कदमों के पीछे के भयानक एजेंडे के बारे में बताएगी और हर संभव लोकतांत्रिक तरीकों से उनका विरोध करने का संकल्प लेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और सहकारिता मंत्री अमित शाह उस संविधान की अनदेखी करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों को राज्य के विषय के रूप में सीमांकित करता है। पिछले साल दिसंबर में शाह ने मांड्या में केएमएफ की मेगा डेयरी के उद्घाटन के दौरान कहा था कि अमूल और नंदिनी के बीच सहयोग डेयरी क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। गुजरात स्थित डेयरी सहकारी अमूल ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि वह अपने दूध और दही की आपूर्ति के लिए कर्नाटका के बाजार में प्रवेश करेगी। अपने बयान में रमेश ने आरोप लगाया कि अमूल और नंदिनी के बीच शाह का जबरन सहयोग राज्यों में डेयरी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए भाजपा द्वारा एक बेशर्म चाल है। बीजेपी ने अपने 189 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। करोड़ों रुपए के आई मॉनिटरी एडवाइजरी IMA पोंजी घोटाले के एक आरोपी और पूर्व केएएस अधिकारी LC नागराज का नाम काट दिया। भाजपा सरकार ने कथित रूप से न केवल उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी बल्कि जांच चल रही है, बल्कि सत्ता पक्ष ने उन्हें मधुगिरी से उम्मीदवार भी घोषित किया है। जुलाई 2019 में बेंगलुरु तत्कालीन सहायक आयुक्त नागराज को आई मॉनिटरी एडवाइजरी के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्मीदवारी को कथित तौर पर बसवराज बोम्मई कैबिनेट में एक भाजपा मंत्री द्वारा समर्थित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि नागराज को गिरफ्तार करने वाले IPS अधिकारी S गिरीश के ससुर केन राजन्ना कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागराज और राजन्ना दोनों ST नायक समुदाय से हैं और एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस ने कुंटतीका वोकलिंगा से मौजूदा विधायक MV वीरभद्रैया को मैदान में उतारा है। अनिल कुमार कोराटागेरे से भाजपा के उम्मीदवार हैं और वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर G परमेश्वर और जेडीएस ने पूर्व विधायक P सुधाकर लाल को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में परमेश्वर को हराया था, जब परमेश्वर मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
जहां एक और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच समय समय पर जुबानी जंग की खबरें आती रहती हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। मौका था राजस्थान को मिलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का। इस समारोह में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं राजस्थान से इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक आपाधापी के बावजूद अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मैं विशेष रूप से गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसीलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा, गहलोत जी आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजनाथ के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। आपके दोनों हाथ में लड्डू है। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका यह विश्वास, यही मेरी मित्रता की बड़ी ताकत है। एक मित्र के रूप में आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तेलंगाना के खम्मम जिले में बीआरएस की बैठक के दौरान आतिशबाजी के कारण आग लग गई और सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। घटना बुधवार को करेपल्ली मंडल के चेमलपाड़ू में हुई। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की चल रही आत्मीय सम्मेलन बैठक के दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। जलते पटाखों में से एक के गिरने से पास की झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के कारण झोपड़ी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक पुलिसकर्मी और 2 पत्रकार शामिल हैं। विस्फोट में कई घायलों के हाथ पैर टूट गए हैं। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने खम्मम के सांसद नामा नागेश्वर राव और विधायक रामुलु नाइक सहित पार्टी नेताओं के स्वागत के लिए पटाखे फोड़े थे। घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। घायलों को बीआरएस नेताओं के वाहनों में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। नागेश्वर राव ने मीडिया कर्मियों से कहा कि इस घटना का पार्टी की बैठक से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना सभा स्थल से 200 मीटर दूर हुई। सांसद ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें हैदराबाद भेज दिया जाए। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित कई नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद खड़गे ने कहा सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस के साथ अंतिम दौर की बात हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा विपक्ष को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक कदम है। जितनी भी पार्टियां हमारे साथ आएंगी सबको लेकर साथ चलेंगे। देश पर और संस्थाओं पर आक्रमण, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर चलेंगे। दरअसल नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से विपक्षी नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की थी। उनकी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। केजरीवाल से भी होगी मुलाकात। नीतीश कुमार के इस दौरे का उद्देश्य विपक्ष को एकजुट करना है। बीते दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के बाद वो एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। इस दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री का शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले भी नीतीश पिछले साल सितंबर में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, टी राजा सिंह, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आज सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर में अनशन पर बैठने जा रहे हैं। सचिन पायलट के इस अनशन का मकसद गहलोत को उनके वादे याद कराने और वसुंधरा राजे की पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं लेने पर अपनी नाराजगी जगजाहिर करने का है। अभी तक गहलोत और पायलट की लड़ाई अंदरूनी थी, लेकिन आज ये लड़ाई खुलकर सड़क पर दिखने वाली है। वहीं पायलट के अनशन को राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी विरोधी करार दिया है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर अपनी राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ राजस्थान के नेता सचिन पायलट के अनशन से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनके आंदोलन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान जारी करके कहा कि सचिन पायलट का दिन भर का उपवास पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उनकी अपनी सरकार से कोई समस्या है, मीडिया और जनता के बजाय पार्टी मंचों पर चर्चा की जा सकती है। रंधावा ने कहा कि मैं पिछले 5 महीनों से एआईसीसी प्रभारी हूं और पायलट जी ने मुझसे इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। मैं उनके साथ संपर्क में हूं और मैं अभी भी शांत बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट हैं।
अब समाचार विदेश के। लगभग पूरा दक्षिण कोरिया बुधवार को उत्तरी चीन और मंगोलिया के करीब गोबी रेगिस्तान से आने वाली पीली धूल भरी आंधी से घिरा हुआ है। राज्य की मौसम एजेंसी ने यह जानकारी दी। बता दें, येलो डस्ट यानी पीली धूल असल में चीन और इनर मंगोलिया के रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल है। कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन KMA के अनुसार पीला तूफान सुबह 7 बजे तक लगभग पूरे देश में फैल गया और गुरुवार तक पूरे देश को प्रभावित करेगा। धूल से बचने की सलाह। योनहाप समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण कोरिया के सभी हिस्सों के लिए धूल से बचने की सलाह जारी की गई है। KMA ने कहा कि सोल में 10 माइक्रोमीटर व्यास से छोटे धूल के कणों की औसत प्रति घंटा सघनता 192 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और सोल से 307 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उल्सान शहर में 494 माइक्रोग्राम तक बढ़ गई। संकट की चेतावनी PM10 का आंकड़ा 2 घंटे से अधिक समय तक 150 माइक्रोग्राम से ऊपर रहने पर फाइन डस्ट एडवाइजरी जारी की जाती है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पीली धूल के खिलाफ सरकार के 4 चरण के संकट चेतावनी में सावधानी का दूसरा सबसे निचला स्तर देश के लगभग सभी हिस्सों में सुबह 7 बजे से लागू किया गया है। अमेरिका वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में दोबारा आने वाले H-2B वीजा कर्मचारियों के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा। फेडरल एजेंसी फॉर इमिग्रेशन सर्विसेज ने बताया है कि ये वीजा सप्लीमेंटल कैप टेम्पररी फाइनल रूल के तहत दिए जाएंगे। पिछले साल दिसंबर में घोषित इस नियम के तहत साल 2023 की दूसरी छमाही यानी 15 मई से 30 सितंबर तक के लिए 10,000 वीजा की सीमा तय की गई है, जिसके लिए किसी भी देश के लोग आवेदन कर सकते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जवान के सेट से शाहरुख खान की दमदार तस्वीरें हुई वायरल। शूट करते दिखे किंग खान। अब समाचार खेल जगत के। डेविड वार्नर की खराब बल्लेबाजी पर खुली पोल। दिल्ली कैपिटल्स के ही खिलाड़ी ने कर दिया खुलासा। आखिर में समाचार बाजार के। भूल जाइए सोना खरीदने का सपना, कीमतों की स्पीड ने ग्राहकों की उड़ाई नींद। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अम्बेडकर जयंती भव्य के साथ मनाए, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना SL का आग्रह। कर्नाटका में बीजेपी की पहली 189 लिस्ट में 52 नए चेहरे। कांग्रेस बीजेपी को वन नेशन वन मिल्क का नारा नहीं लगाने देगी, जयराम रमेश ने कहा। भाजपा ने मधुगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए IMA घोटाले के आरोपियों की घोषणा की। PM नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की खूब तारीफ की, कहा दोनों हाथ में लड्डू, जाने और क्या क्या बोले। तेलंगाना में BRS के बैठक परिसर में लगी भीषण आग, 1 की मौत 3 घायल। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।